हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं बच्चों आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी और आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। यानी चूंकि एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरण को जानने से पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है बच्चों कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से, और इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों हमने किसी सरफेस को यानी किसी सतह को डाल दिया। इस तरह से कोई सरफेस हमने डाल दिया लंबवत, मतलब कोई सरफेस इसमें ऐसे लंबवत हमने डाल दिया। तो क्या होगा बच्चों कि उस सरफेस से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे पास करेंगी, ठीक है ना। उस सरफेस से होकर के चुंबकीय बल रेखाएं उसमें से ऐसे गुजरेंगी, ठीक। तो जितनी बल रेखाएं उस तल के लंबवत गुजर रही हैं, जितनी बल रेखाएं उस तल के लंबवत गुजर रही हैं, उनकी संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कोई तल है जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में डाल दिया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखाएं हैं, उस तल के लंबवत जो बल रेखाएं गुजरती हैं, उनकी संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। या इसकी परिभाषा एक तरह से और कही जा सकती है कि किसी तल के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो गुणनफल होता है उसे तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। ये एक सिंबल है जिसको हम फाई बोलते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर बी इंटू ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो किसी तल के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो गुणनफल है, तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। साधारण भाषा में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो किसी तल को जब हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डालते हैं, तो तल के लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि ये तल जो है, तो तल पर अगर हम एक लंब डाल दें, तल पर एक हम लंब डालें, तो मान लीजिए ये लंब हमने तल पर डाला। अब ये लंब जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से जितना कोण बनाता है, ठीक है। मान लीजिए, ऐसे समझो बात को कि मान लो कि ये कोई सरफेस है, और यहां से कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरह से, मतलब जो तल के लंबवत ना होकर के किसी कोण पर जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तल पर हमने लंब डाल दिया, ये तल पर हमने खींच दिया लंब। अब ये लंब जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बनाता है उसको कहते हैं थीटा, ठीक है। ये तल पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बना रहा है, समझो बात को, तल पर हमने ये लंब डाल दिया। अब ये लंब जो है चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बना रहा है वो थीटा है। तो अगर तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है, यानी तल पर डाला गया लंब चुंबकीय, यानी जो बल रेखाएं कह सकते हो
वो चुंबकीय क्षेत्र से के लंबवत ना गुजर करके किसी कोण पर जाती हैं, तब चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा समझ में आई कि किसी तल के क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। या फिर कह सकते हो कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को तल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर बी इंटू ए या बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी तल पर डाले गए लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया होगा, तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया होगा, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल से इतना कोण बना रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस कोण को हमेशा 90 में से घटा करके लिखना है। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है और यहां से बल रेखाएं ऐसे ऐसे कुछ एंगल पे गुजर रही हैं, तो यहां से जो हम इस पर लंब, ये लंब हमने डाल दिया और इन लंब और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच जो कोण बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये लंब है नहीं, और ये बल रेखाओं के बीच ये बल रेखाएं हैं, तो इनके बीच ये जो कोण बन रहा है दैट इज थीटा एंगल। और आपको क्या दिया होगा, आपको मान लीजिए ये बल रेखा है और इस बल रेखा और तल के बीच का कोण, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे 90 में से घटा करके तब लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में आपको जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को 90 में से घटा करके ही लिखेंगे। लेकिन ये केवल फ्लक्स के लिए ही यूज करिएगा, पता चलता है बच्चे सब जगह इस्तेमाल करने लगते हैं, तो ये वाली हरकत मत करना। केवल फ्लक्स में तल से और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण दिया होगा उसको 90 में से घटा करके वो थीटा की वैल्यू होगी। क्लियर बात? न्यूमेरिकल करेंगे तब सीखेंगे। ठीक, अच्छा अब इसके मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। या चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अब देखिए अगर यहां से इस फार्मूले से फ्लक्स का मात्रक देखोगे तो फाई बराबर बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और यहां पर ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यहां से स्क्वायर मीटर कट गया तो यानी इसका मात्रक क्या मिला? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है ना? तो इसका ये भी मात्रक मिल गया न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, और इसका मुख्य मात्रक तो वेबर है ही है। ठीक, अच्छा यहीं से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी निकला है। अगर आप बी को देखें तो ए बटे में आ जाएगा, तो इसका मात्रक हो गया वेबर, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात समझ में आ गई ना? चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने बताया था। उन्होंने ऑस्टेड के प्रयोग से प्रेरित होकर के ये देखा कि जब, चूंकि ऑस्टेड का प्रयोग आप जान चुके हैं, ऑस्टेड ने बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अच्छा इसी प्रयोग पर प्रेरित होकर के माइकल फैराडे ने कहा कि अगर तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो अगर हम तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए, उसका रिवर्स होना चाहिए। और इसी पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और आखिरकार उनको सफलता मिली, और बाद में उन्होंने ही विद्युत जनित्र की खोज की। जो आज आप घरों में या शादी ब्याह वगैरह में जनरेटर का इस्तेमाल करके विद्युत धारा को बना लेते हैं, वो माइकल फैराडे की ही देन है। माइकल फैराडे के प्रयोग के आधार पर ही वो बना हुआ है और उनके सिद्धांत पर ही वो कार्य करता है। तो माइकल फैराडे ने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, और उन्होंने कहा कि अगर हम किसी कुंडली, किसी बंद कुंडली, कुंडली का मतलब कोई कॉइल है, किसी बंद कुंडली को
को किसी चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स के मान में बदलाव करें, यानी किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम घुमाते हैं या इस तरह से मूव कराएं कि उसके फ्लक्स के मान में बदलाव हो। फ्लक्स का मतलब समझिए, देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स आप पढ़ चुके हैं। फ्लक्स का मतलब है उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या का मान लगातार बदलता रहे। तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली में धारा उत्पन्न होने लगती है, यानी जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है। उस विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए प्रेरित का मतलब होता है इंड्यूस्ड हो जाना, अपने आप उत्पन्न हो जाना। मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके फ्लक्स के मान में बदलाव करने से उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और उस जो धारा प्रवाहित होने लगती है उसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को यानी किसी कुंडली को किसी चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है बात? ये जो घटना है यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाना, इसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसके लिए फैराडे ने जो प्रयोग किया, उन्होंने दिखाया कि अगर हम एक कॉइल ले लें यानी एक कुंडली ले लेते हैं, इस तरह से ये कोई कुंडली है और इस कुंडली के पास हम मैग्नेट को लाते हैं और दूर ले जाते हैं, यानी इसके पास दूर हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे हम इसको पास में लाते हैं तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह से बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब जैसे ही यहां पर बल रेखाओं की संख्या बढ़ती है, अच्छा जब इसको दूर ले जाते हैं तो बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार बदलाव होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार बदलाव होने से इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है? इसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें अपने आप एक धारा इंड्यूस्ड हो जाती है, यानी अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है, बाह्य परिपथ में धारा जाने लगती है। ठीक है, ठीक, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इन्होंने देखा कि जब हम इस तरह से चुंबक को इसके पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो इस तरह से इसमें अपने आप एक करंट जनरेट हो जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक, और इसी के आधार पर फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम दिए, जिसको हम फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। चीजों को अच्छे छोटे थोड़े थोड़े से पढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं, जिससे कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में बदलाव होता है और उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी उस विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और धारा प्रवाहित होने लगती है और इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।